स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस का सेकेंड नंबर चैप्टर जो है सीसीटी के घटक। इस चैप्टर से हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है तथा कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट इकाइयों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला आता है कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, उससे पहले कंप्यूटर का वर्गीकरण करने से पहले हम कंप्यूटर सिस्टम को जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो क्या करता है यूजर के द्वारा यानी हमारे द्वारा इनपुट लिए गए डाटा को क्या करता है, सुरक्षित करता है, उसमें प्रोसेसिंग करता है और हमारे द्वारा चाहे गए आउटपुट को प्रदान करता है। इसके लिए हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर जैसा कि हमने देखा कंप्यूटर एक क्या होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले जो होता है उसके जो डिवाइसेज होती है वो होती है मॉनिटर। दूसरा ये होता है आपके सीपीयू, जिसे आप कैबिनेट भी कह सकते हो। ये कीबोर्ड, यहाँ पे बहुत सारी कीज लगी हुई होती हैं। कीबोर्ड भी दो प्रकार के आते हैं, नॉर्मल और स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक होता है माउस जिसमें 2 क्लिक होते हैं, राइट क्लिक, और एक तीसरा होता है मिडिल क्लिक। तीसरा आपके होता है प्रिंटर। ठीक है, ये होता है आपके प्रिंटर। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। वैसे तो बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है, पर जो मोस्टली जिससे हमारा काम हो जाता है वो ये डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, ये सारे। अब कीबोर्ड इन दिनों में वायरलेस भी आने लग गए हैं। ये तो वायर्ड है, यानी जो डिवाइस किसी माध्यम से या किसी वायर से जुड़ी हुई होती है वो क्या कहलाती है, वायर्ड डिवाइस। तो ये कीबोर्ड और ये माउस क्या है, वायर्ड है, क्योंकि ये सीपीयू से किसी वायर के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर हम इसमें वायरलेस कंप्यूटर भी आते हैं जो ब्लूटूथ के द्वारा संचालित किए जाते हैं। सीपीयू मेन जो घटक है कंप्यूटर सिस्टम का, जो मेन हम कह सकते हैं कंप्यूटर का दिमाग, वो क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो भी कार्य आप करते हो उसका जो संपादन होता है, उस पर जो कंट्रोल रखता है वो कौन रखता है, सीपीयू। सीपीयू किसके अंतर्गत होता है, कैबिनेट के अंदर होता है। ये जो है पूरा मेन भाग जो कंप्यूटर के पास, आपके एक मॉनिटर के पास पड़ा रहता है, जो दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, सीपीयू आप सब कहते हो, बट वो क्या होता है, कैबिनेट होता है। यानी इस कैबिनेट में बहुत सारे चिप लगी हुई होती है, इसमें मदरबोर्ड होता है, इसमें सीपीयू लगा होता है, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर कहते हो जिसे आप, जो मोस्टली इंटेल के प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरा आता है आपके इसमें एक सीपीयू फैन होता है जो आपके कंप्यूटर का दिमाग क्या करता है, ठंडा करता है। ठीक है, इसमें पावर सप्लाई दी जाती है। तो सारा जो है वो इस कैबिनेट में संरक्षित होता है। आप जो भी डाटा, जो भी सूचना कंप्यूटर को देते हो वो क्या कहलाता है, इनपुट। तो इनपुट किसके द्वारा होगा, कीबोर्ड और माउस के द्वारा। अब आपके द्वारा जो इनपुट दिया गया है उसमें वो क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, उसमें जो भी चेंजेस है या उसमें पहले कंप्यूटर देखेगा कौन सा डाटा आया है, गणितीय डाटा है या ओनली शाब्दिक डाटा है, जो भी है पहले ये प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद आउटपुट प्रदान करेगा। तो आउटपुट, अगर आप किसी भी आउटपुट को मुद्रित रूप में, चित्रित रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में लेना चाहते हो तो वो किसके द्वारा आएगा, प्रिंटर के द्वारा। और आप कभी गाने सुनते हो तो वो किसके द्वारा आता है, स्पीकर के द्वारा। तो मोस्टली कंप्यूटर में एक और डिवाइस लगी हुई होती है, वो होती है स्पीकर। ठीक है, तो एक स्पीकर से जो आप आवाज़ सुनते हो, जो सॉन्ग वगैरह सुनते हो, वो भी क्या है, स्पीकर के द्वारा आउटपुट डाटा है। ठीक है, जैसे आप MP3 सॉन्ग सुनते हो तो वो क्या होगा, आपके सामने आउटपुट डाटा के रूप में प्रस्तुत होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को मोस्टली 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के जो सिग्नल, एनालॉग जो कंप्यूटर है उसका डाटा जो होता है
डाटा किस रूप में होता है? निरंतर। डाटा जो होता है वो निरंतर चलता है। दूसरा, वो कौन से रूप में होता है? तरंग या सिग्नल के रूप में। ठीक है, तरंग या सिग्नल के रूप में, यानी इसका डाटा कंटिन्यूस चलेगा, कहीं पे भी गैप नहीं होगा। समझ गए? दूसरी बात यह है कि इसका उदाहरण, आप सबसे बड़ा उदाहरण हॉस्पिटल में देख सकते हो। जो ईसीजी वगैरह करवाते हो या कंप्यूटर, जो भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसकी हृदय की जो धड़कन चेक करते हैं, उसमें जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल जैसे नाम से पता चल रहा है, डिजिट यानी ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट को ग्रहण करते हैं, डिजिट के रूप में कार्य करते हैं, वो क्या आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। यानी डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? द्विअंकीय सिद्धांत पर, यानी 0 और 1 पर। इसके जो सिग्नल होते हैं वो इस तरह से चलते हैं, एक डिजिट के रूप में, जैसे 0 1 0 1 0 1। समझ गए? इस प्रकार से जो डिजिटल कंप्यूटर के जो सिग्नल है वो डिजिट के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसमें दोनों कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है रोबोटिक्स, यानी जो रोबोट आपने देखा है वो। दूसरा एयर ट्रैफिक, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर से हम पता कर सकते हैं, जैसे एयर ट्रैफिक यानी जब हवाई उड़ानें होती है तो उसके अंतर्गत कितना ट्रैफिक है, ठीक है, क्या है, वो सब किससे पता चलता है? हाइब्रिड कंप्यूटर से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। डिजिटल कंप्यूटर को भौतिक संरचना यानी आकार, उनके उपयोग और प्रयोजन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो डिजिटल कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं? उसके आकार के आधार पर, उसके उपयोग के आधार पर, उसके प्रयोजन अनुप्रयोग के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। तो जो तथा अब नेक्स्ट, और इसको क्षमता यानी कैपेसिटी, किसी कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या होगी, उसकी गति, स्पीड क्या होगी, उसकी विश्वसनीयता, यानी जो आंकड़े हम कंप्यूटर में दे रहे हैं, जो डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो उसका जो आउटपुट आएगा वो कितनी विश्वसनीयता के साथ आएगा, कहीं वो डाटा करप्ट तो नहीं होगा, जैसा हम डाटा दे रहे हैं वैसे ही हमें मिलेगा। ये सब, इन सब के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, और चौथा कंप्यूटर है जिसको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत कौन क्या क्या आते हैं? पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, जिसे आप डेस्कटॉप कहते हो, जो मोस्टली ऑफिस में पर्सनल यूज़ के लिए, सिंगल यूज़र के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, लैपटॉप हम जैसे कह सकते हैं गोद पे ले, ऐसा कंप्यूटर जिसको हम गोद में लेकर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्या अंतर है? डेस्कटॉप को हम एक ही जगह स्थापित कर सकते हैं, उसको इधर से उधर नहीं ले जा सकते, जबकि लैपटॉप को हम क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, यानी इसको पोर्टेबल नहीं कह सकते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, जबकि इसको हम पोर्टेबल कह सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको हम ले जा सकते हैं। तीसरा जो आपका होता है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर यानी हथेली के ऊपर, हथेली के अंदर रख के हम कार्य कर सकते हैं, वो है पाम टॉप कंप्यूटर। उससे हम क्या कर सकते हैं? छोटी सी गणना कर सकते हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह रख लो। ठीक है, छोटा काम हम इसमें कर सकते हैं, और छोटा एक मोबाइल का उदाहरण भी पाम टॉप के अंतर्गत आ सकता है। तीसरा और एक आता है पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं असिस्टेंट। क्या कह सकते हैं? असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर या असिस्टेंट यानी पर्सनल, जैसे आपको पता चल गया, व्यक्तिगत। ठीक है, जो एकल व्यक्ति के पास होता है, बट इसमें एक ही फ़र्क है कि इसमें कीबोर्ड की बजाय पेन का उपयोग किया जाता है। आप जो भी डाटा इनपुट करेंगे वो उसमें आप कीबोर्ड का उपयोग नहीं करके किसी पेन का उपयोग करेंगे, वो होता है आपके पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने और नेक्स्ट है आपके टैबलेट पीसी। आपने देखा होगा टैबलेट यानी मोबाइल से थोड़ा बड़ी साइज का आता है। ठीक है, उसको आप कह सकते हो टैबलेट पीसी। उसमें भी सारे फीचर्स होते हैं, उसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो, आराम से आप उसके अंतर्गत कार्य कर सकते हो। और
सबसे एंड में होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन यानी आप किसी वर्क पर कार्य करने के किसी भी वर्क स्टेशन पे जिस कंप्यूटर का काम करते हो, एकल कंप्यूटर, वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट आता है, और माइक्रो कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, सबसे मेन खासियत माइक्रो कंप्यूटर की क्या है, ये आकार में सबसे छोटे यानी मिनी कंप्यूटर से छोटे होते हैं, मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और सुपर कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। इनकी आकार पे छोटे होते हैं, इनकी क्षमता भी सबसे कम होती है। कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो भी मिनी कंप्यूटर से कम होती है, मेन फ्रेम से कम होती है और सुपर कंप्यूटर से भी कम होती है। इनकी गणना क्षमता भी मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए हम इसको पर्सनल यूज़ के कंप्यूटर के हिसाब से या माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की विशेषता क्या है कि भाई ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, इसकी क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, बट मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, ऐसे कैसे मिनी कंप्यूटर की और खासियत क्या है, ये आकार में भी माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है तथा मेन फ्रेम से छोटा होता है। इसकी गणना क्षमता मिनी कंप्यूटर की गणना क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और मेन फ्रेम से कम होती है। ठीक है, अब देखो मिनी कंप्यूटर और इसमें एकल यूज़र काम कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर में, जबकि जो मिनी कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे सैकड़ों यूजर्स यानी 100 से भी ज़्यादा यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। इसकी लागत भी ज़्यादा आती है, कॉस्ट, पैसे। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर की जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, बहुत कम होती है, जबकि मिनी कंप्यूटर की कॉस्ट माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा और मेन फ्रेम से कम होती है। आकार भी इससे बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम से कम होता है। गणना क्षमता भी मैंने आपको बताया माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा किसकी होती है, मिनी कंप्यूटर की होती है, बट मेन फ्रेम से क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो से आकार में, साइज में, लागत में या हम कह सकते हैं क्षमता में क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट मेन फ्रेम से कम होता है। और इसका प्रयोग बड़े बड़े कार्यालयों में, बड़े बड़े स्टेशनों में किया जाता है। जो तीसरा है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही साइज में बहुत बड़ा होता है, एक कमरे के जैसे उसका आकार होता है, बहुत ही बड़ा होता है, जो मिनी माइक्रो से बड़ा होता है बट सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। इसमें हमने पढ़ा था, मिनी कंप्यूटर हमने पढ़ा था सैकड़ों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर में कई हजार यानी हजारों यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें आप टाइम शेयरिंग कर सकते हो, यूज़र शेयरिंग कर सकते हो, इसमें जो भी काम होता है वो शेयरिंग के साथ होता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बात है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, बहुत सारे डाटाबेस एक साथ काम कर सकते हैं। तीसरी बात, इसमें इसकी जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इसको हर कोई नहीं खरीद सकता। जबकि हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को भी हर कोई नहीं खरीद सकता। मेन फ्रेम कंप्यूटर को जहाँ आवश्यकता हो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े उद्योगों में। इसका उपयोग बड़े बड़े संगठनों में किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम, उद्योगों में किया जा सकता है, व्यवसायों में किया जा सकता है, सरकारी संगठन यानी आप देख सकते हो BSER की साइट देख सकते हो, या आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी, जैसे BSER कह सकते हो। सरकारी संगठन, बहुत सारे कार्यालय होते हैं, जैसे NCERT का कार्यालय, सब जगह वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का, क्योंकि बहुत सारा डाटाबेस होता है। जैसे BSER है, BSER की जो साइट है वो पूरे राजस्थान के स्टूडेंट्स की साइड है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा डाटा है, उस डाटा के लिए मिनी और माइक्रो कंप्यूटर का काम नहीं लिया जा सकता। वहाँ पे जो कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते हैं वो कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे कैसे बैंकों में, यानी आप जब बैंकों में जाते हो तो आप देखते हो छोटे छोटे कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर किसका भाग है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। वहाँ उन कंप्यूटर के पीछे जो बड़ा कंप्यूटर काम करता है वो कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसका डाटाबेस बहुत ही बड़ा होता है। तो इस तरह से मेन फ्रेम का प्रयोग कहाँ, बैंकों में किया जाता है। एयरलाइंस आरक्षण, यानी आप जो फ्लाइट टिकट बनाते हो, जो हवाई जहाज के टिकट बनाते हो, उसमें जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, मेन फ्रेम
कंप्यूटर, उसी के द्वारा आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो। रेलवे आरक्षण यानी रेलवे के जो टिकट बुक होते हैं उसके अंतर्गत जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि रेलवे में भी बहुत बड़ा डाटाबेस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ विस्तृत यानी बहुत ही बड़ा, बहुत ही व्यापक डाटाबेस का उपयोग किया जाता है वहाँ पर हम मेन फ्रेम का उपयोग करते हैं। और चौथा और सबसे पावरफुल जो है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल होता है, ये क्षमता में, आकार में, कॉस्ट में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया में क्या पूरे विश्व में बहुत ही कम है। ठीक है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।